नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसा सन्नाटा उतर गया है जिसकी गूंज सिर्फ मुंबई और पुणे तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर पटना तक भी महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन उस वक्त हो गया जब उनका विमान इमरजेंसी लैंडिंग की प्रतीक्षा में था। बताया जा रहा है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के लिए रवाना हुए थे, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। सत्ता, रणनीति और तेज फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले अजीत पवार का यूं अचानक चले जाना उनके समर्थकों के लिए ही नहीं, बल्कि विरोधियों के लिए भी एक झटका है। कहते हैं, इंसान अपने भीतर अनंत इच्छाएं पालता है। कुछ इच्छाएं समय के साथ पूरी हो जाती हैं, कुछ अधूरी रहकर इतिहास के पन्ने में सवाल बन जाती है। अजीत पवार भी इससे अलग नहीं थे। अजीत पवार का बिहार से जुड़ा एक सपना था जो अब शायद हमेशा के लिए एक सपना ही रह जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे अजीत पवार के उस अधूरे सपने के बारे में। अजीत पवार का वो सपना जो रह गया अधूरा। बिहार भी था उनके सपने में शामिल। पार्टी को राष्ट्र दर्जा नहीं दिला पाए, वो सपना जो सपना ही रह गया। दरअसल अजीत पवार ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को बेहद अहम माना था। एनसीपी अजीत गुट के भीतर ये सोच बन चुकी थी कि अगर बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से निर्णायक राज्य में पार्टी अकेले दम पर उतरती है और विधानसभा में प्रतिनिधित्व हासिल कर लेती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश जाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने बिहार चुनाव 2025 में अकेले लड़ने का निर्णय लिया था। बिहार की जमीन पर एनसीपी अजीत गुट की मौजूदगी को लेकर अंदर खाने कई तैयारियां चल रही थी। उनकी योजना बिहार में सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आधार बनाने की थी जो आने वाले समय में पार्टी को राष्ट्रीय दर्जे की दौड़ में आगे लेकर जाता। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी अजीत गुट एनडीए के साथ था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अलग होकर मैदान में उतरने का फैसला किया। ये फैसला किसी के खिलाफ जाने का नहीं था, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने का और खुद के दम पर जनता के बीच जगह तैयार करने की सोच के साथ लिया गया था। अजीत पवार की राजनीति हमेशा फैसलों की तेजी और बड़े लक्ष्य तय करने के लिए जानी जाती रही। बिहार को लेकर भी उनकी सोच यही थी कि अगर पार्टी यहाँ से शुरुआत कर ले, संगठन खड़ा कर ले और कुछ सीटों पर मजबूत प्रदर्शन कर ले, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश जाएगा कि एनसीपी अजीत गुट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, लेकिन चुनावी राजनीति में जमीन पर हालात कई बार अनुमान से काफी अलग निकलते हैं। बिहार में एनसीपी अजीत गुट ने कुल 15 उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की, कुछ नए चेहरे सामने लाए और कुछ सीटों पर स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चुने गए। हालांकि परिणाम आने के बाद ये सामने आया कि इन 15 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। कुछ प्रत्याशी 1000 वोट तक भी नहीं पहुंच सके और कुछ जगहों पर तो वोटों की संख्या 500 से भी कम रही। ये बात ध्यान देने वाली है कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव लड़ना केवल उम्मीदवार उतार देने से सफल नहीं हो जाता। यहाँ की राजनीति में जनता लंबे समय से कुछ तय धाराओं और मजबूत संगठनों के साथ जुड़ी रही है। कई क्षेत्रों में लोग अपने इलाके के पुराने रिश्तों, सामाजिक समीकरणों और भरोसे के आधार पर वोट करते हैं। ऐसे में कोई भी नई या बाहर से आए राजनीतिक कोशिश अगर मजबूत नेटवर्क के बिना मैदान में उतरती है, तो उसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में काफी ज्यादा समय लगता है। यही वजह है कि एनसीपी अजीत गुट की कोशिश में मेहनत तो थी, लेकिन वोटों के रूप में वैसा असर नहीं देखने को मिला जैसा उम्मीद की जा रही थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनसीपी को कुल मिलाकर सिर्फ 0.02% वोट ही मिले थे। यह आंकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन चुनाव के नियमों में ऐसा आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब किसी पार्टी को राज्य या राष्ट्र दर्जा मिलता है तो उसके पीछे वोट प्रतिशत, सीटों की संख्या और चुनावी प्रदर्शन जैसी शर्तें जुड़ी होती हैं। इस बार वोट प्रतिशत काफी कम रहने के कारण चुनाव नियमों के अनुसार एनसीपी अजीत गुट को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल सका।
यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय दर्जा हासिल करना सिर्फ एक टैग नहीं होता, बल्कि ये राजनीतिक मजबूती का संकेत माना जाता है। इसे पार्टी को चुनाव चिन्ह, प्रचार, संगठन विस्तार और पहचान के स्तर पर कई तरह की सुविधाएं और भरोसा मिलता है। अजीत पवार की इच्छा थी कि पार्टी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े और बिहार जैसे बड़े राज्य में अपनी मौजूदगी दिखाकर एक मजबूत कदम रखे। लेकिन इस चुनाव में ये भी दिखा दिया कि बिहार की जनता के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं है और इसके लिए लंबे समय तक जमीन पर लगातार काम करना पड़ता है। एनसीपी अजित गुट के उम्मीदवारों के कम वोट आने की एक ये भी वजह रही कि बिहार में पार्टी का संगठन उतना पुराना या मजबूत नहीं था जितना दूसरे बड़े दलों का था। चुनाव में कई बार वोटर उस पार्टी को प्राथमिकता देते हैं जिसे वो सालों से जानते हैं, जिसकी स्थानीय स्तर पर पकड़ होती है और जिसके नेता या कार्यकर्ता हर समय लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। नई शुरुआत करने वाली पार्टियों को अक्सर ये चुनौती झेलनी पड़ती है। लोगों को भरोसा दिलाने में वक्त लगता है और कई बार पहला चुनाव केवल पहचान बनाने की शुरुआत ही बनकर रह जाता है। इसके बावजूद इस चुनाव को केवल हार जीत की नजर से देखना सही नहीं होगा। चुनाव कई बार एक सीख भी बन जाता है। यह अनुभव बताता है कि किस इलाके में पार्टी की बात लोगों तक पहुंची, कहां संगठन कमजोर रहा, किस तरह के मुद्दे जनता को ज्यादा प्रभावित करते हैं और किस तरीके आगे की तैयारी होनी चाहिए। एनसीपी अजित गुट के लिए बिहार का ये चुनाव भी एक ऐसा ही अनुभव बनकर सामने आया, जहां पार्टी ने कोशिश की, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। अजीत पवार की सोच में बिहार सिर्फ एक चुनाव का मैदान नहीं था, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जिसके जरिए पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकती थी। उनकी योजना ये भी थी कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे संगठन बने, युवाओं और नए वोटर से जुड़ाव हो और पार्टी एक नए विकल्प के रूप में सामने आए। राष्ट्रीय दर्जे का सपना उस समय पूरा नहीं हो सका क्योंकि वोटों का आंकड़ा चुनाव नियमों के अनुसार जरूरी सीमा तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में चुनाव लड़ना, उम्मीदवार उतारना और वोटर तक पहुंचने की कोशिश करना ही अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक पहल थी। कई बार राजनीतिक यात्रा में कुछ कदम तुरंत मंजिल नहीं दिलाते, लेकिन भविष्य की राह साफ जरूर कर देते हैं। बिहार का ये चुनाव भी एनसीपी अजित गुट के लिए ऐसा ही एक पड़ाव बनकर सामने आया, जहां उम्मीदें थी, प्रयास थे, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। एनसीपी के विभाजन से पहले शरद पवार के नेतृत्व में पार्टी की पहचान सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी। उस दौर में एनसीपी को एक ऐसी राजनीतिक ताकत के तौर पर देखा जाता था जिसकी जड़ें मजबूत थी और जिसका असर कई राज्यों में किसी न किसी रूप में दिखाई जरूर देता था। महाराष्ट्र पार्टी का प्रमुख और मुख्य आधार जरूर रहा, लेकिन गोवा, झारखंड, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में भी एनसीपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। ये वही समय था जब पार्टी का राष्ट्र स्तर पर विस्तार का एक सपना ही नहीं बल्कि एक संभावित हकीकत माना जा रहा था। पार्टी के पास अनुभव भी था, रणनीति भी थी और ऐसे नेता भी थे जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखते थे। बिहार में भी एनसीपी की अलग पहचान बनाई हुई थी। यहाँ तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी को मजबूती देते थे। वो न केवल संगठन को संभालते थे बल्कि पार्टी की बात को जनता तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाते रहे। बिहार की राजनीति में एनसीपी कभी सबसे बड़ी ताकत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी उसका एक स्थान था, एक राजनीतिक नाम था जिसे लोग जानते थे। यही वजह थी कि जब भी एनसीपी के राष्ट्रीय विस्तार की चर्चा होती, बिहार को भी संभावनाओं के नक्शे में रखा जाता। लेकिन राजनीति का पहिया कब किस दिशा में घूम जाए ये कहना आसान नहीं होता। एनसीपी के विभाजन के बाद पार्टी की दिशा और पहचान में बड़ा बदलाव आया। संगठन की संरचना बदल गई, नेतृत्व को लेकर नई स्थिति बनी और सबसे बड़ा असर हुआ कि एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी चला गया। ये केवल एक तकनीकी स्थिति नहीं थी बल्कि एक बड़ा राजनीतिक झटका था, क्योंकि राष्ट्रीय दर्जा किसी पार्टी को देश भर में पहचान, भरोसा और विस्तार की ताकत देता है। इसी बीच अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने बिहार को एक नई शुरुआत की जमीन मानकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि अगर बिहार में पार्टी अलग होकर चुनाव लड़े और जनता के बीच अपनी जगह बना ले तो ये कदम एनसीपी को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने में मदद करेगा।
बिहार चुनाव पार्टी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश थी कि पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। और फिर समय ने और एक दर्दनाक मोड़ ले लिया, जिस पर अजित पवार ने पार्टी को आगे ले जाने के लिए बड़े फैसले लिए थे, जिनके मन में अभी भी कई योजनाएं थीं। उनका अचानक इस तरह से चले जाना पूरे देश की राजनीति को चौंका गया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुई उनकी दुखद मौत ने न सिर्फ महाराष्ट्र को झकझोर दिया है, बल्कि उन अधूरे सपनों को भी रोक दिया जिनमें बिहार भी शामिल था। बिहार चुनाव में जो लक्ष्य अधूरा रह गया, वो अब सिर्फ एक राजनीतिक कोशिश नहीं, बल्कि अजित पवार की अधूरी रह गई आखिरी महत्वाकांक्षाओं में से एक बनकर रह गया है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।